नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ राजनीतिक पार्टियों को नैतिकता बताने के लिए नहीं है। ये याचिका सिर्फ न्यायिक समय को बर्बाद करना है। हमें इस मामले में दखल का कोई कारण नहीं लगता, ना ही इसमें कोई जनहित याचिका दिखाई देती है। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामलों की हम सीधे सुनवाई नहीं कर सकते, इस पर और अधिक जानकारी की जरूरत है, उसको आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में वकील रोहित खेरीवाल ने यह याचिका दाखिल की थी। मामले पर जस्टिस किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। बता दें, विपक्ष के गठबंधन इंडिया को लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। कुछ ने तो संविधान से ही इंडिया हटाने की मांग कर दी है, तो कुछ ने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में यह चुनौती दी गई। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को लोकसभा पर्यवेक्षकों और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने चुनावी रणनीति बनाने पर मंथन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री समेत कांग्रेस के कई नेता इसमें हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। राजस्थान की सरकार आम लोगों के साथ है और बीजेपी अमीरों के साथ है। हम चुनाव जीतेंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने के प्रयास के आरोप लगाते हुए फिर एक बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा। सरकार पर आए संकट को लेकर उन्होंने कहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार गिर गई। राजस्थान में मोदी और अमित शाह की इच्छा पूरी नहीं हुई। राजस्थान ने सरकार नहीं गिरने दी। बाद में इन्होंने और प्रयास किए, लेकिन इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस ये कामयाब हो। आज भी इनके दिलों में आग लगी हुई है। मोदी जी राजस्थान में 6 दौरे कर चुके हैं। अमित शाह कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय में बैठकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमें मालूम है इस बात का। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अब जमीन पर मजबूत करने के काम करने में जुट गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सहयोगी अजित पवार गुट ने जमीनी स्तर पर संपर्क सुधारने के अपने प्रयासों के तहत जनता दरबार और राज्यव्यापी दौरों की योजना बनाई है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय में एनसीपी मंत्रियों, पार्टी नेताओं और समर्थकों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पार्टी ने योजना साझा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि बैठक में उनकी पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों और जमीनी स्तर पर एनसीपी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं शुक्रवार को एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। एनसीपी के दोनों गुटों ने शुक्रवार को पार्टी विधायक नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार 11 अगस्त को हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद शनिवार 12 अगस्त को होने वाले बहुप्रतीक्षित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये आदेश हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से दायर उस याचिका पर आया जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को WFI चुनावों में वोट डालने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से पेश अधिवक्ता रविंद्र मलिक ने कहा कि HWA राज्य में एक पंजीकृत सोसाइटी है और WFI से संबंध है। मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को एक मामले में चेन्नई कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक्ट्रेस के साथ उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी दोषी पाया गया है। चेन्नई के रायपेट में उनके स्वामित्व वाले थिएटर के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। थिएटर को चेन्नई के राम कुमार और राजा बाबू चलाते हैं। परेशानी तब शुरू हुई जब प्रबंधन ने कर्मचारियों के ESI का भुगतान करने में विफल रहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने अदालत में याचिका दायर की। एक्ट्रेस ने स्टाफ को पूरी रकम देने का वादा किया और कोर्ट से केस खारिज करने की अपील की है। संसद में प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए जवाब को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री संसद में हंस हंस कर बोल रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी हिंसा हो रही हो तो प्रधानमंत्री को इस तरह से संसद में हंस हंस कर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला था। उसमें अंत में पीएम ने मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। ये उन्हें शोभा नहीं देता है। मणिपुर में जो हो रहा है उसे
मणिपुर में जो हो रहा है उसे सेना 2 दिन में रोक सकती है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूँ, मैं हर राज्य में गया हूँ, बाढ़ सुनामी आई हो, यहाँ कहीं हिंसा होती है तो हम जाते हैं। हमने 19 साल के अनुभव में मैंने जो मणिपुर में देखा वो कहीं और भी नहीं देखा है। मणिपुर के लिए जो मैंने संसद में कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई है, वो ऐसे ही नहीं कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम मणिपुर पहुंचे और हम मैतेई के इलाके में गए तो हमें वहां साफ कहा गया कि अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में होगा तो उसे वहां मत लाइए, नहीं तो हम उसे गोली मार देंगे। और जब कुकी के एरिया में गए तो हमें कहा गया कि मैतेई आपकी सिक्योरिटी में होगा तो उसको आप मत लाएं, नहीं तो उसको हम गोली मार देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में नारा लगवाते हैं, ये सब उन्हें शोभा देता है क्या? कल का पीएम का भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में था। ये उनकी राजनीति के बारे में था। वो अपने बारे में कहना चाहते हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ ये बात की बात है। ये सब तो वो किसी सभा में बोल सकते हैं। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी जिस पर वो कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है कि उन्होंने मणिपुर में सरकारी मशीनरी में सब बदल दिया है, इसलिए मणिपुर के सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हिंसा के दौरान मणिपुर में हजारों हथियार लूटे गए, वो सरकार के नीचे ही लूटे गए। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि यह हिंसा चलती जाए? उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है हिंदुस्तान की सेना उसे 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को बोला गया कि ये तमाशा बंद करो तो 2 दिन में ये तमाशा बंद हो जाएगा। पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते, ये है सच्चाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने राहुल से जयराम कहा तो राहुल ने पत्रकार से पूछा कि आप मुझे जयराम कह रहे हैं या पास बैठे जयराम जी से कुछ कह रहे हैं? इस पर पत्रकार ने कहा कि आपको कह रहा हूं। ये सुन राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, जय सिया राम। बता दें राहुल गांधी शुरू से ही जय सिया राम कहते रहे हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कहा था कि बीजेपी वाले जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं और उन्होंने इस नारे से सीता माँ को क्यों निकाल दिया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा और वो लोग सीता माँ का अपमान नहीं कर सकते। लोकसभा में भाषण के दौरान राहुल गांधी को संसद टीवी पर कम दिखाए जाने के आरोपों पर खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शायद पीएम मोदी मेरा चेहरा टीवी पर नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरे वीडियो के बारे में बात करते हैं। पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कि शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पर देखना अच्छा नहीं लगता। कोई समस्या नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं जानता हूं कि मीडिया पर कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मगर मुझे अपना काम करना है, वो मैं करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते मिलूंगा। बता दें बुधवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जिस सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले, इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया, राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बारे में कहा कि विपक्ष की इतनी पार्टियां जब एकजुट हो रही हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब ये सब हो रहा है तो लोग परेशान हैं, तो रहें परेशान, हम क्या करें। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी, इसलिए वो घबराहट में हैं। मणिपुर पुलिस ने मई में चुराचांदपुर जिले में 37 वर्षीय एक महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में बुधवार को मामला दर्ज किया। मणिपुर में एक मैतेई औरत ने कुकी समुदाय के 5-6 मर्दों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। ये कुकी समुदाय के खिलाफ दायर की गई यौन हिंसा की पहली एफआईआर है। 9 अगस्त को दायर की गई एफआईआर के मुताबिक ये वारदात 3 मई को कुकी बहुल इलाके चुराचांदपुर में हुई, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के डर से पीड़िता ने इससे पहले पुलिस में शिकायत नहीं की। एफआईआर में मर्दों के नाम नहीं है। पीड़िता के मुताबिक उनके सामूहिक बलात्कार से पहले इन लोगों ने उनके और उनके पड़ोस के घरों में आग लगा दी थी। राज्यसभा से निलंबित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि क्या ये मेरा अपराध है कि मैंने संसद में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग की, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरा करने के लिए कहा? आज की बीजेपी को आडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही। राघव चड्ढा ने कहा कि इस मानसून सत्र में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और वो खुद शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल को ये आम आदमी पार्टी के किसी सांसद की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। शायद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है, जिस अपराध के लिए दोषी कह रही है, वो अपराध रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके मामले में फैसला न दे दे। समिति को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप पर अपना निष्कर्ष देना है। 4 राज्यसभा सांसदों ने दावा किया था कि चड्ढा ने 7 अगस्त को एक प्रस्ताव में उनकी अनुमति के बिना उनका नाम शामिल किया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। राघव चड्ढा को विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया है। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का निलंबन बढ़ा दिया गया है। इस मामले में राज्यसभा सभापति शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इसके बाद राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर मलिक को 2 महीने की राहत दी है। एनसीपी नेता मलिक को पिछले साल फरवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग मामले में गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक लगातार एनसीबी मुंबई के तत्कालीन डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे थे। भारतीय आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि नए विधेयक के तहत मौजूदा राजद्रोह कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगी। जिन 3 विधेयकों को पेश किया गया है, ये हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय न्याय स्वच्छता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। उन्होंने कहा, इनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है। इन विधेयकों का उद्देश्य मौजूदा 19वीं सदी के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सरनेम मानहानि मामले की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का ट्रांसफर कर दिया है। प्रच्छक का ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट में किया गया है। बता दें, मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर वो हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल जस्टिस प्रच्छक ने निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर आपत्ति जताई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस जज से नाराज बताई गई, जिसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस प्रच्छक उन 9 हाई कोर्ट जजों में से हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त को आए एक प्रस्ताव में ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित किया था, जो गुरुवार देर रात प्रकाशित किया हुआ है। बता दें, अतीत में जस्टिस प्रच्छक 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी का बचाव करने वाले वकीलों की टीम का हिस्सा थे। जस्टिस प्रच्छक ने कथित तौर पर गुजरात हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में शुरुआत की और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन गुजरात सरकार के सहायक वकील के रूप में काम किया था। बता दें, 2015 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद उन्हें गुजरात हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार का स्थायी वकील नियुक्त किया गया था। वो 2019 तक इस पद पर रहे और फिर 2021 में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस प्रच्छक के अलावा कॉलेजियम ने जस्टिस समीर दवे को भी ट्रांसफर करने की सिफारिश की। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई से अलग होने का फैसला किया और हाल ही में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मनुस्मृति का संदर्भ देकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति गीता गोपी, जिन्होंने अपनी दोष सिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से बाहर होने का फैसला किया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को एक हैरान करने वाला वाकया हुआ, जब एनडीए के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद वन लालवेना का माइक बंद कर दिया गया। एमएनएफ सांसद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने मणिपुर के जनजातीय लोगों को म्यांमारी कहने का विरोध किया था।
वो जब राज्यसभा में बोलने खड़े हुए तो उन्होंने अमित शाह की बात का विरोध किया और सदन को बताया कि वो मिजोरम से हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिजोरम से आदिवासी सांसद हूँ। गृह मंत्री जी ने हमको म्यांमारी बताया है, पर हम म्यांमारी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ रह रहे हैं। बनलाल मीणा ने शोर शराबे के बीच राज्यसभा में कहा, हम ब्रिटिश प्रशासन के समय से भारत में रहे हैं, हम 200 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि इस बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बीच में ही कहना शुरू कर दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एमएनएफ सांसद ने कहा कि हम विदेशी नहीं हैं, हम कई वर्षों से पूर्वोत्तर के असली मालिक हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें, सुनवाई पीएम मोदी डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हो रही थी। जस्टिस समीर जय दवे की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के वकील और पीपी मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश पारित किया। बता दें, अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के विवाद के संबंध में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किसानों और खाप पंचायतों ने पहल की है। हिंसा के कुछ दिनों बाद कई किसान संघों और खाप पंचायतों ने शांति की अपील की है और गौरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के खापों, किसान संघों और धार्मिक नेताओं की एक बड़ी सभा ने बुधवार को हिंसा की निंदा करने के लिए हिसार में एक महापंचायत आयोजित की और क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। भारतीय किसान मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस महापंचायत में हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने भाग लिया। बैठक में संकल्प लिया गया कि सभी धर्मों के लोग शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। बता दें, नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा से एक दिन पहले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो शोभा यात्रा में भाग लेगा और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि मानेसर उसमें शामिल नहीं हो पाया था। 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़पों के बाद हिंसा में अब तक 6 लोग मारे गए। मृतकों में 2 होमगार्ड और 1 धर्मगुरु शामिल थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।